हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज हम लोग यूपीएससी मेन से संबंधित GS4 पेपर इथिक्स यानी नीति शास्त्र स्टार्ट करने जा रहे हैं। इथिक्स जो है वो यूपीएससी परीक्षा के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही ये आपके जीवन में आने वाली जो नैतिक दुविधाएं हैं उनका समाधान निकालने में भी आपकी मदद करेगा। यानी इथिक्स के दोनों रोल हैं, यूपीएससी के लिए भी है और आपके जीवन के लिए भी है। आज के वीडियो में हम इससे संबंधित इस विषय की रूपरेखा, विषय का निर्माण किन किन विषयों को मिलाकर हुआ है, इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं, इस विषय को पढ़ने की हमारी अप्रोच क्या होगी, इन सब बातों को देखेंगे। यानी आज मैं आपके विषय के कोई टॉपिकों को डिस्कस नहीं करूंगा, इसके सिलेबस के बारे में, यानी यूपीएससी का सिलेबस क्या है एथिक्स को लेकर, वो सब चीजें यहाँ पे हम बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। देखिए, इस विषय का जो नाम यूपीएससी ने रखा है वो रखा है इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। अब देखिए, आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये इतना लंबा चौड़ा नाम रखने का क्या रीजन है। रीजन ये है कि ये विषय जो है किसी एक विषय से संबद्ध नहीं है। यहाँ पर कई सारे अन्य विषय भी हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। जैसे यहाँ पर इसमें साइकोलॉजी का भी रोल है, सोशियोलॉजी का भी रोल है, आपके फिलोसफी का भी रोल है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी रोल है। यानी आप देख पा रहे हैं कि चारों विषय जो हैं, इन विषयों से थोड़ा थोड़ा कंटेंट उठाकर इसमें कंटेंट रखा गया है। अब देखिए, एक बात और है, इथिक्स पढ़ने से पहले सबसे जरूरी बात यह है कि आपने अगर यूपीएससी के जो जीएस के और जो पेपर हैं अगर वो कवर कर लिए हैं, अगर उसके बाद अगर आप इथिक्स पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप प्रीलिम्स का जो तैयारी नहीं की है और डायरेक्ट आपने इथिक्स खोल लिया तो आपको समझ में आने वाला नहीं है। तो बेहतर यह है कि पहले आप जीएस वाले पेपर पढ़कर आएँ, उसके बाद इथिक्स के वीडियो देखें तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ पर आगे आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिलेंगी जो कि आपके राजनीति शास्त्र से संबंधित है, यानी पॉलिटी से संबंधित है। और आपने अगर पॉलिटी ही नहीं पढ़ी है तो उन चीज़ों को यहाँ समझने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो मेरा मानना ये है कि आप पहले जीएस का अध्ययन कर लें, उसके बाद ये वीडियो या ये लेक्चर सीरीज जो है ये देखें। अब देखिए, इथिक्स में ये 3 शब्द रखे गए हैं। 3 शब्द क्यों रखे गए हैं वो मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि ये पेपर जो है किसी एक विषय से संबंधित नहीं है। यहाँ पर आपको विविध विषयों के जो टॉपिक हैं वो देखने को यहाँ पर मिलेंगे। आपने देखा होगा जैसे हिस्ट्री है हमारी, तो हिस्ट्री में एक क्रम है। हिस्ट्री में क्रम क्या है आपका, यानी आप एंसाइंट पढ़ते हैं, इसके बाद आपका जो है मिडाइवल आ जाते हैं, उसके बाद आप कहाँ पर जाते हैं, मॉडर्न पर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई क्रम नहीं है। यहाँ पर क्या है, सब जो टॉपिक उठाए गए हैं वो बिखरे हुए टॉपिक हैं और उनको जोड़कर एक विषय तैयार किया गया है। अगर हम इथिक्स का अर्थ देखें, यानी यहाँ पर जो शब्द इथिक्स रखा गया है, इथिक्स के 2 अर्थ निकल कर आते हैं। एक तो नीति शास्त्र है और नैतिकता है। हालांकि दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे इथिक्स वाले को तो हम बताएंगे आपको। नैतिकता जो होती है वो किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित होती है, यानी एक व्यक्ति से संबंधित होती है, और नीति शास्त्र जो होता है पूरे समाज से संबंधित होता है। तो इसके बारे में हम आगे चल के डिटेल में डिस्कस करेंगे, यहाँ मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। इसी तरह से इंटीग्रिटी का मतलब है सत्यनिष्ठा, एप्टीट्यूड का मतलब है अभिरुचि। तो हम बेसिकली अपनी जनरल भाषा में इन तीनों को मिलाकर इतना लंबा चौड़ा नाम नहीं लेते हैं, शॉर्ट में इसे इथिक्स कह देते हैं। तो आपने यहां तक ये जान लिया है कि इथिक्स में बिखरे हुए टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे, यानी कोई सिस्टमेटिक क्रम नहीं है। जैसे हिस्ट्री में आप सिस्टमेटिक क्रम में पढ़ते हैं, ज्योग्राफी सिस्टमेटिक क्रम में पढ़ते हैं, पॉलिटी भी एक सिस्टमेटिक क्रम में पढ़ते हैं। यानी आप देखते हैं पॉलिटी की रूपरेखा देखते हैं, कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ से हमारे देश में संविधान निर्माण का कार्य स्टार्ट हुआ है, यानी राजनीति शास्त्र की जो आधारशिला है कहाँ से स्टार्ट हुई है वो देखते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर आपको पूरा बिखरा हुआ देखने को मिलेगा। अब देखिए, इथिक्स के लाभ क्या हैं। इथिक्स के मैंने जैसा कि स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि 2 जगह लाभ है, एक तो यूपीएससी में है और आपके लाइफ में है। यूपीएससी में आपका जो पेपर नंबर 5 जो कि हम GS4 के नाम से जानते हैं, जनरल स्टडीज 4, उसके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है। ये पेपर आपका 250 नंबर का पेपर होता है, ये बात आप जानते हैं, तो इसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है। इसके अलावा इंटरव्यू के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खास करके इंटरव्यू में जब इंटरव्यूअर आपको कोई सिचुएशन देता है तो सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, उस सिचुएशन से कैसे हमें उभरकर सामने आना है, उसका कैसे प्रत्युत्तर देना है, ये सब बातें आप इथिक्स से सीखेंगे। तो इंटरव्यू जो स्किल है वो आपकी इथिक्स से डेवलप होगी, इसलिए भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए, इस विषय से संबंधित एक लाभ और है कि ये विषय आपका अंकदायी विषय है। अंकदायी का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि अंकदायी ये क्यों है। पहली बात, इथिक्स में कोई आपको करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं है, यानी इथिक्स से संबंधित आपको कोई लेटेस्ट करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कोई लेटेस्ट रिसर्च का कोई रोल नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि भाई आपको हर हफ्ते हर महीने कोई लेटेस्ट रिसर्च देखनी पड़े, ऐसा भी यहाँ पर नहीं है।
ना ही यहाँ पर आपको कोई लैंग्वेज का चक्कर पड़ेगा। जैसे अन्य विषयों में क्या होता है कि आप हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं, हिंदी माध्यम में अगर कॉपी लिख कर आएंगे और मान लीजिए वहाँ पर जो एग्जामिनर है वो अंग्रेजी माध्यम से आ गया और हिंदी माध्यम की कॉपी चेक कर रहा है, हो सकता है उसे गलत कर दे। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर आप इन सब चीज़ों से बच जाते हैं, यानी यहाँ पर भाषा का भी कोई ज़्यादा रोल नहीं है। तो आपने यहाँ पर ये समझ लिया कि ये विषय अंकदायी क्यों है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप इसमें स्कोर करना है और आपकी जो डिज़ायर पोस्ट पाना चाहते हैं, IAS IPS यहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको इथिक्स पर फोकस देना होगा। मान लेते हैं अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आपका है जिसमें 2 पेपर होते हैं, इसमें अगर 300 प्लस मार्क्स ले आते हैं, आपका ऐसे जो है यानी जो आपका निबंध है, निबंध में अगर आप 150 प्लस नंबर ले आते हैं, आपके GS के 3 पेपर हैं यानी GS के 1, 2 और जो आपका 3 है, ये तीनों पेपर में अगर 100 नंबर ले आते हैं, 300 नंबर यहाँ ले आते हैं और आपका जो GS4 बचा यानी इथिक्स बचा, तो इथिक्स में अगर आप यहाँ पर कितने नंबर 120 प्लस नंबर ले आते हैं, तो यकीन मानिए आप IAS या IPS तक पहुँच जरूर जाएंगे हिंदी माध्यम से। हिंदी माध्यम से बात हो रही है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यही करना है, इस पेपर को बहुत अच्छे से कवर करना है। तो एथिक्स का ये लाभ आपने यहाँ पर देख लिया। अब देखिए लाइफ से संबंधित भी है, जीवन से संबंधित भी है, क्योंकि पूरा एथिक्स जो है व्यवहारिक है, यानी यहाँ पर कोई ऐसे टॉपिक नहीं है जो हमने पहले देखे नहीं है या अपने व्यवहार में हमने अपनाए नहीं है या हम उनसे गुजरे नहीं हैं, यानी सारी चीज़ें आप अपने व्यवहार में देख चुके हैं। आपने जो सिचुएशन है, आपकी रियल लाइफ बेस्ड सिचुएशन है, उन सभी सिचुएशन को आप देख चुके हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा जटिल टॉपिक है, बहुत ज़्यादा जटिल विषय है, हम नहीं पढ़ पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत आसान विषय है, आप इसमें स्कोर भी अच्छा खासा कर सकते हैं और आपको इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा आएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए UPSC इथिक्स का सिलेबस देख लेते हैं। जैसा कि अभी आपको मैंने बताया था कि इथिक्स कोई एक विषय को लेकर नहीं बनाया गया, किसी एक विषय से इसका संबंध नहीं है, इसमें सभी विषयों से थोड़े थोड़े टॉपिक उठाकर यहाँ पर रखे गए हैं। इस विषय को रखने की जो UPSC की जो वजह है, वो वजह यहाँ पर आपके सामने बताई गई है। इस प्रश्न पत्र में ऐसे प्रश्न शामिल होंगे जो सार्वजनिक जीवन में उम्मीदवारों की सत्यनिष्ठा, ईमानदारी से संबंधित विषयों के प्रति उनकी अभिवृत्ति तथा उनके दृष्टिकोण तथा समाज से आचार व्यवहार में विभिन्न मुद्दों तथा सामने आने वाली समस्याओं के समाधान को लेकर उनकी मनोवृत्ति का परीक्षण करेंगे। इन आयामों का निर्धारण करने के लिए प्रश्न पत्रों में किसी मामले के अध्ययन यानी केस स्टडी का माध्यम भी चुना जा सकता है। और यहाँ पर आप देखेंगे इन टॉपिकों के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहला टॉपिक आपका यही है, नीति शास्त्र तथा मानवीय सहसंबंध। हम आगे अब देखेंगे पूरे, तो ये इसके कुछ टॉपिक हैं। देखिए मैं आगे टॉपिक बाई टॉपिक का संबंध बताऊंगा कि किस टॉपिक का किस विषय से संबंधित है, वो भी मैं बताऊंगा। तो ये इसके कुछ टोटल 8 टॉपिक हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि सिविल सेवा परीक्षा के पाठ्यक्रम में इथिक्स को क्यों शामिल किया गया, ऐसी क्या मजबूरी रही कि इथिक्स को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाना पड़ा। तो इसके पीछे एक वजह है। UPSC में सन 2008 के बाद सुधारों का एक दौर स्टार्ट हुआ है। इसी क्रम में आप देखेंगे सन 2011 में जो आपका CSAT है वो जुड़ा है और अंतिम रूप में 2013 में UPSC मेंस में एथिक्स भी जुड़ गया है। लेकिन ये जुड़ने का क्रम या सुधारों का क्रम अपने आप में नहीं रहा, यानी UPSC ने अपनी मर्जी से नहीं किया है। इसके पीछे कई सारी रिपोर्टें थीं, कई सारी वजहें थीं। रिपोर्टें जो थीं वो आपके राज्यों के थ्रू, मसूरी के थ्रू UPSC को रिपोर्टें मिली और उन रिपोर्टों के बिहाफ पर ये सुधार करने पड़े हैं। देखिए रिपोर्टों में ये था कि जो अभ्यर्थी आप चयन करके जिनका भेज रहे हैं वो पढ़े लिखे तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन व्यवहारिक और नैतिक नहीं है। कहीं ना कहीं उनमें व्यवहारिकता और नैतिकता का अभाव है। यानी आपने अपने आम जीवन में भी अगर आप किसी बच्चे को देखें, मान लीजिए कोई बच्चा बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है, बहुत ज़्यादा पढ़ने में शार्प माइंड है, लेकिन उसे समाज का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, व्यवहार परक नहीं है, तो उसकी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं रह जाता है। और आपको तो चूंकि सिविल सेवा परीक्षा क्वालिफाई करके जा रहे हैं, आपको तो नागरिकों के बीच में रहकर ही काम करना पड़ेगा। और आपको व्यवहारिक ज्ञान बिल्कुल ना हो, नैतिकता आपके अंदर बिल्कुल ना हो, तो आप क्या काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। एक अच्छे प्रशासनिक सेवक नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए जरूरी है कि आपको कुछ बुनियादी बातें ये पता होनी चाहिए, व्यवहारिकता का ज्ञान होना चाहिए, कुछ नैतिक चीज़ें पता होनी चाहिए। इससे क्या होगा, इससे एक फ़ायदा ये होगा कि मसूरी में जब आपकी ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग के दौरान भी आपको बाधाएं नहीं आएंगी। वहाँ पर उन्हें सिखाने में बाधा नहीं आएगी और आपको उन चीज़ों को सीखने में बाधा नहीं आएगी। तो ये तो आपका पहला रीजन रहा। अब दूसरा प्रश्न आपके माइंड में ये उठ रहा होगा, क्या नैतिकता का पाठ पढ़ने से या पढ़ाने से कोई व्यक्ति नैतिक बन सकता है? भाई ये भी तो जायज़ बात है कि आपने ये बता दिया कि भाई नैतिकता का पाठ पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें समाज में रहकर काम करना पड़ेगा, लोगों के बीच में जाकर काम करना पड़ेगा। लेकिन हम मान लेते हैं नैतिकता का पाठ पढ़ लेते हैं, लेकिन हम जॉब लगने के बाद यानी सिविल सर्व सेवक बनने के बाद महाभ्रष्ट, कामचोर, निकम्मा इंसान बन जाते हैं, तो क्या होगा? आपके मन में ये भी आ रहा होगा।
तो फिर हमारी ये नैतिकता पढ़ाने का आपका पढ़ाने का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। ये भी आपके मन में चल रहा होगा। तो देखिए, एक यहाँ पर एक मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। मान लीजिए कोई बच्चा है, एक बच्चा है, ए नाम का बच्चा है। अब इस बच्चे को कुछ भी नहीं पता है कि हम कोई कृत्य कर रहे हैं वो समाज की दृष्टि से एक्सेप्टेबल है या फिर वो निंदनीय है। उसे नहीं पता है कि वो लीगल है या इलीगल है। कोई जाने अनजाने में काम कर देता है और बाद में जब वो काम मान लीजिए इलीगल हो जाता है तो बाद में उसे सफाई में कहना पड़ता है कि भाई हमें नहीं पता था, हमने गलती से कर दिया। अगर मान लीजिए सिविल सेवक कोई गलती कर दे और बाद में यही कह दे अपनी सफाई में कि मुझे नहीं पता था, मैंने जाने अनजाने में गलती कर दी, तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा खास करके सरकार को झेलना पड़ेगा। पूरा जो प्रशासनिक तंत्र है कहीं ना कहीं उस पर भी धब्बा लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। लेकिन अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को या उस बच्चे को पहले से ही ये पता हो कि ये चीज़ समाज की दृष्टि से या सरकार की दृष्टि से, कानून की दृष्टि से सही है या गलत है, और बाद में वो जानबूझकर उस चीज़ में गलती करता है या फिर कानून को तोड़ता है, उसका उल्लंघन करता है, तो सरकार उससे जवाबदेह है, उसे जवाब ले सकती है कि आपको सब कुछ पता था और पता होने के बाद भी अगर आप ये गलत काम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? आपकी ऐसा गलत काम करने की मंशा थी, आपने जानबूझ के ऐसा किया है, हम आप पर विधिक कार्रवाई कर सकते हैं। तो एक तो रीजन ये क्लियर हुआ। यानी कि नैतिकता का पाठ पढ़ाना इसलिए आवश्यक है कि ताकि व्यक्ति के ऊपर एक दबाव बना रहे सरकार का कि आपको हमने ये बात बताई थी, अगर आप कुछ गलत काम कर रहे हैं तो आपको जवाबदेह होना पड़ेगा। आप वहां पर ये कह के नहीं बच सकते हैं कि हमें पता ही नहीं था, हमने जाने अनजाने में कर दिया, नहीं। ठीक है, तो एक तो ये बात हुई। दूसरी बात एक चीज और है, नैतिकता का पाठ पढ़ने से जरूरी नहीं है कोई व्यक्ति नैतिक बन जाएगा। कई बार क्या होता है कि हम अपने जीवन में ऐसे व्यक्तियों को भी देखते हैं जो कभी स्कूल नहीं गए हैं, कभी किसी नैतिकता का कोई चैप्टर नहीं पढ़ा है, कोई चीज़ ही नहीं पढ़ी है, लेकिन वो हद से ज़्यादा नैतिक होते हैं, हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, अपना आचरण उनका बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ये भी आपने देखा होगा। तो आपके माइंड में ये भी क्लियर होना चाहिए कि जिन लोगों को नैतिकता का पाठ पढ़ाया गया वह नैतिक हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर हम एक सिविल प्रशासक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पर नैतिकता का पढ़ाने का रीजन, दोनों रीजन मैंने आपको दे दिए हैं। यानी एक मसूरी के पर्पज से रीजन भी दे दिया है और दूसरा मैंने सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रीजन दे दिया है कि क्यों पढ़ाया गया है। अब यूपीएससी ने भी यहाँ पर एक चीज और देखी कि यूपीएससी में किस तरह के व्यक्ति चाहिए। यूपीएससी को बहुत ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति नहीं चाहिए भाई, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट शार्प माइंड व्यक्ति होगा तो वो हमेशा अपने बारे में सोचेगा। अगर मान लीजिए व्यक्ति व्यवहारिक नहीं है, सामाजिक नहीं है, नैतिकता नहीं है, तो क्या करेगा कि अपना काम बनता है और भाड़ में जाए जनता। यही तो होगा कि हमें केवल अपने से मतलब है, जनता एक तरफ जाए, केवल हमें अपने को देखना है। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप एक सिविल सेवक हैं। सिविल यानी जनता की आपको सेवा करनी है, तो आपको जनता के बारे में भी सोचना पड़ेगा। तो यूपीएससी का भी मानना यही है कि बहुत ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति जो है ये हानिकारक हो सकता है। कि मान लीजिए कोई उच्च पदों पर आसीन व्यक्ति अगर कोई गलत काम करता है तो हो सकता है उसका खामियाजा एक समाज के एक बहुत बड़े वर्ग को उठाना पड़े, बहुत बड़ी सरकार को भी उठाना पड़े। लेकिन अगर मान लीजिए एक ऊंचे पद पर बैठा व्यक्ति और वो अच्छा काम करेगा तो उसका लाभ भी कई समाज में जो कई सारे वर्ग हैं उन सबको मिलेगा। कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश जाएगा और देश भी एक तरक्की की राह पर जाएगा। तो यूपीएससी का मानना यह है कि बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हानिकारक हो सकता है, लेकिन अगर व्यक्ति नैतिक हो तो वो बेहतरीन साबित हो सकता है, यानी वो और ज़्यादा बेहतर साबित हो सकता है। तो ये रीजन था सिविल सेवा परीक्षा के पाठ्यक्रम में एथिक्स को शामिल करने का। अब हम यहाँ पर जानेंगे यूपीएससी की सिविल सेवा के उम्मीदवार से आकांक्षाएं क्या हैं, किस तरह की आकांक्षाएं यूपीएससी ने सिविल सेवा के उम्मीदवार से पाली हुई हैं, वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कैंडिडेट होता क्या है, यानी उम्मीदवार क्या है। तो पाठ्यक्रम की मांग के अनुसार उम्मीदवार का तात्पर्य क्या है? एक लोकतांत्रिक परिवेश में रहने वाला वह नागरिक है जो सेवा की समस्त अर्हताओं को पूरा करता है। ये आपकी उम्मीदवार की परिभाषा हो गई। लेकिन अगर इसे व्यापक अर्थों में समझने का प्रयास करें तो प्रश्न ये उठता है कि उम्मीदवार कौन है? क्या उम्मीदवार के अंदर एक अच्छा व्यक्तित्व है? क्या उम्मीदवार के अंदर सिविल सेवक बनने के लिए अच्छे गुण विद्यमान हैं? ये भी प्रश्न उठता है। भाई मान लीजिए उम्मीदवार कुछ सर्टेन सब्जेक्ट को पढ़कर रटकर कैसे भी करके एग्जाम क्वालिफाई करके पहुंच गया, लेकिन क्या उसका व्यक्तित्व इस लायक है कि वो समाज की जो भी समस्याएं उनको सॉर्ट आउट कर पाए, उनको सुलझा पाए? ये भी तो एक सवाल है। क्या वो ये क्वालिटी रखता है कि नहीं रखता है? तो सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि उम्मीदवार जो है भारतीय लोकतांत्रिक प्रवेश में निवास करता है, भारतीय लोकतांत्रिक परिवेश में उसका जन्म हुआ है, तो सबसे पहली बात उसके अंदर ये होनी चाहिए, उम्मीदवार में विविधता में एकता की भावना की समझ होनी चाहिए। हमारा देश किसी एक वर्ग से मिलकर नहीं बना है, किसी एक धर्म से मिलकर नहीं बना है, न ही किसी एक जाति से मिलकर बना है। यहाँ पर हजारों जातियां हैं, यहाँ पर कई सारे समूह हैं, कई सारे धर्म हैं यहाँ पर, क्योंकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। तो पहली बात यह है कि हमें सबके प्रति एक आदर और सम्मान का भाव रखना है और सबको साथ लेकर चलना है। तो उम्मीदवार में
विविधता में एकता की भावना की समझ होनी चाहिए। यानी किसी भी अन्य वर्ग के प्रति उसका जो है उसके अंदर पूर्वाग्रह ना होना चाहिए। अगर उसके अंदर किसी अन्य वर्ग को लेकर पूर्वाग्रह विद्यमान है तो यकीन मानिए वो अच्छा प्रशासक नहीं बन पाएगा। देखिए, एक बात मैं अपने स्तर पर भी यहाँ पे आपको बोलना चाहूँगा, चूंकि आपका एथिक्स विषय आपका व्यवहारिक विषय है और यूट्यूब पर कोई यूट्यूबर इसको क्यों नहीं पढ़ाता, उसका रीजन यही है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे दिए जाएंगे जो कि रियल लाइफ बेस्ड होंगे, जाति विशेष बेस्ड होंगे, धर्म के ऊपर होंगे, धर्म के ऊपर भी टिप्पणियां होंगी। यहाँ पर हो सकता है कोई व्यक्ति यहाँ पर एग्रेसिव हो जाए, क्योंकि क्लासरूम में क्या होता है, क्लासरूम में तो शिक्षक आपके सामने है, आपके अंदर और भी कोई जिज्ञासा है उसको आपको शांत कर देता है। यहाँ पर क्या है, कम टाइम है, कम टाइम में हमें अपनी पूरी बात भी खत्म करनी है, तो एग्जाम्पल हमने दिया और मान लीजिए पूरा हमने आगे और नहीं लेकर गए। हो सकता है कोई एग्रेसिव हो जाए कि भाई हमारी जाति को लेकर आपने एग्जाम्पल कैसे दे दिया, हमारे धर्म को लेकर एग्जाम्पल कैसे दे दिया। तो आपको ये नहीं करना है, थोड़ा सा अपना जो माइंड है वो ब्रॉड लेवल पे ले जाना है। यहाँ पर एग्जाम्पल जो भी एग्जाम्पल दिए जाएंगे वो दोनों परपेक्ष से दिए जाएंगे, यानी एक तरफा एग्जाम्पल नहीं होगा, दोनों तरफ से होंगे। जैसे मान लीजिए आपने एक जनरल एक भावना है आपने देखी होगी समाज में मान लीजिए कोई दलित व्यक्ति है तो उसके मन में क्या आता है, किसी सवर्ड को देखकर यानी हायर कास्ट वाले बंदे को देखकर उसके मन में क्या आता है कि वो उसे हमेशा एक शोषणकर्ता के तौर पर दिखता है कि भाई ये एक शोषण करने वाला है। और हायर कास्ट वाला व्यक्ति इसको कैसे देखता है, दलित को वो इस रूप में देखता है कि भाई ये व्यक्ति क्या है, ये तो आरक्षण के बेस पर ऊपर पहुंच गया है, ये है एक पूर्वाग्रह बना हुआ है। जबकि आप सब लोग जानते हैं हायर कास्ट में भी बहुत सारे अच्छे लोग हैं और दलितों में भी बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं, दोनों में हैं या नहीं है। लेकिन हाँ, हमने कुछ क्योंकि हमारे जो पूर्वाग्रह हैं, हमारा जो समाज है, या हमारा जो हम जिस जाति वर्ग से बिलोंग करते हैं वो वहाँ पे धारणाएं ऐसी बनी हुई हैं जिसके चलते हमारे अंदर क्या है, ये पूर्वाग्रह बन चुके हैं, किसी के प्रति नकारात्मक सोच बन चुकी है। तो अगर आप ये सोच लेकर अगर सिविल सेवा में जाएंगे तो यकीन मानिए नुकसान होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा भाई, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो इस तरह की सोच को हमें साइड में रखना होगा। अगर ये सब्जेक्ट पढ़ना है तो इस तरह की जो सोच है उसको साइड में रखना होगा। क्योंकि उम्मीदवार क्या है, एक समाज का एक व्यक्ति है, उसका समाजीकरण भिन्न भिन्न पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक, जातिगत इत्यादि मूल्यों के आधार पर हुआ है। तो हो सकता है उनमें उन सब गुणों की छाप आई हो, और बिल्कुल आती है। आप मान लीजिए हायर कास्ट फैमिली से बिलोंग करते हैं या दलित फैमिली से बिलोंग करते हैं या किसी अन्य धर्म से, मान लीजिए हिंदू से बिलोंग करते हैं, मुस्लिम से धर्म बिलोंग करते हैं, तो आपके अंदर अपने अपने धर्मों के कुछ ना कुछ जो गुण हैं, तत्व हैं, वो आ ही जाते हैं और आप उन्हीं के आधार पर अपने मूल्य भी सेट कर लेते हैं, अपनी वैल्यूज भी बना लेते हैं। किसी दूसरे के प्रति आपका वो नजरिया भी वही बन जाता है, दृष्टिकोण भी आपका उसी प्रकार का बन जाता है। तो पहली बात यह है कि यूपीएससी का भी मानना यह है, क्योंकि यहां पर अगर आप पहले से कोई पूर्वाग्रह बनाकर आते हैं और आप सिविल सेवा में चले जाते हैं तो क्या होगा, नुकसान होगा। आप जस्टिस नहीं कर पाएंगे, न्याय नहीं कर पाएंगे, और यकीन मानिए जो हम आकांक्षाएं लगाए बैठे हैं एक अच्छे प्रशासक की, एक अच्छे गुड गवर्नेंस देने की, वो हमारी आकांक्षाएं पूरी नहीं हो पाएंगी। तो जरूरी ये है कि हम अच्छे से उम्मीदवार को ठोंक पटक कर, पीट कर, उसके जो भी मनोवृत्ति चल रही है, माइंड में चल रहा है, उसको अच्छे से समझ कर, उसको अच्छे से ट्रेन करके अगर हम तैयार करें तो यकीन मानिए वो अच्छा प्रशासक बन सकता है। तो हमें आवश्यक ये है, क्योंकि हमारा सामाजिकरण समाज के विभिन्न वर्गों में, जैसे पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से हमारी पृष्ठभूमि अलग अलग नहीं है, तो आवश्यक ये है कि उम्मीदवार सार्वभौमिक दृष्टिकोण हो, यानी उसकी जो अप्रोच हो, उसका जो दृष्टिकोण है वो सार्वभौमिक हो, यानी कह सकते हैं बिल्कुल कुंठित दृष्टिकोण ना हो, संकुचित मानसिकता वाला ना हो, ब्रॉड लेवल पे सोचने वाला हो, और ये नजरिए को विकसित करे जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु और घटना के प्रति एक समान लोकतांत्रिक दृष्टिकोण का विकास कर सके। पहली बात आपके मन में क्लियर होगी। ये मैं आकांक्षा नहीं लगा रहा हूं, ये यूपीएससी का भी मानना है, और आपके सामने मैंने एग्जाम्पल भी दिया है, यानी दलित और हायर कास्ट का एग्जाम्पल मैंने इसीलिए दिया है भाई, अक्सर मन में आता है, मैं देखता हूं, अक्सर देखता हूं, आप भी देखते होंगे कि कोई भी दलित व्यक्ति है, सवर्ण क्लास का कोई भी व्यक्ति, उसके बारे में उसकी एक ही राय होगी, वो शोषण करता है, उसने शोषण किया है। चाहे वो कितना भी अच्छा हितैषी व्यक्ति हो, कितना भी वो जनसेवक हो, लेकिन उसके मन में हमेशा यही बना रहता है। उसी तरह से हायर कास्ट का व्यक्ति है, वो जब भी किसी दलित व्यक्ति को देखता है, ऊंचे पद पर बैठे हुए देखता है, उसके मन में वही आता है, आरक्षण से पहुंचा है वहां पे। तो इस तरह की जो पूर्वाग्रह है आपके मन में, इनको साइड में आपको निकालना पड़ेगा। और देखिए, एक रिक्वेस्ट मेरी हाथ जोड़ के सबसे है, कमेंट में किसी से भिड़ना नहीं है। अगर आप कमेंट में किसी से भिड़ते हैं, उल्टी सीधे कमेंट करते हैं, मैं ब्लॉक कर दूंगा। ये मैं आपसे यहाँ पे हिदायत भी दे रहा हूँ, वार्निंग भी दे रहा हूँ। तो आपको ये करना नहीं है। जो है आप चाहे तो आप किसी क्लास में जाकर देख लें, वहाँ क्लासों में भी आपको जाति की टिप्पणियां भी होंगी, किसी जाति विशेष का नाम भी लिया जाएगा, धर्म विशेष का नाम भी लिया जाएगा, वहाँ पे कोई एग्रेसिव नहीं होता है। थोड़ा आपको ब्रॉड माइंड बनना पड़ेगा, तभी आप इस विषय की समझ कर पाएंगे, वरना आप अगर संकुचित मानसिकता से इसको पढ़ना चाहेंगे तो आप कभी भी ये समझ नहीं पाएंगे। तो यहां पर हम एक एग्जाम्पल देखेंगे और एग्जाम्पल के जरिए समझने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या अप्रोच हमें अपनानी है। तो किसी समस्या के समाधान में उम्मीदवार का अप्रोच यानी दृष्टिकोण क्या होना चाहिए।
अप्रोच का मतलब क्या होता है? अप्रोच यानी दृष्टिकोण का मतलब ये है, इसका तात्पर्य ये निकल कर आता है कि किसी समस्या के समाधान करने का तरीका आपका क्या है, मेथड क्या है, किस तरीके से उस समस्या का आपने समाधान निकाला है। अब चूंकि हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि हर व्यक्ति, उसका सामाजिकरण भिन्न भिन्न प्रकार से हुआ है, उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि अलग अलग है, जातिगत पृष्ठभूमि अलग अलग है, धार्मिक पृष्ठभूमि अलग अलग है, वर्ग या समूह के अलग अलग हैं। तो ऐसे में कैसे उम्मीद की जा सकती है कि सबके तरीके एक सार्वभौमिक होंगे? भाई कैसे उम्मीद कर सकते हैं? तो हो सकता है, ये भी संभव है कि प्रत्येक व्यक्ति के समाधान करने का तरीका भी अलग अलग हो सकता है, ये भी तो हो सकता है। तो यहां पर एक केस मैंने लिया है, आप ये केस देख पा रहे हैं, ये आपके भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का केस है। यहां पर दो समाधानकर्ता हैं, हमने दो ही के नाम लिए हैं, एक तरफ आपके सुभाष चंद्र बोस हैं और दूसरी तरफ महात्मा गांधी हैं। तो सुभाष चंद्र बोस का जो वैल्यू सिस्टम था, उनके सिद्धांत थे, वो हिंसा का सहारा लेकर आजादी प्राप्त करने के थे। वहीं महात्मा गांधी ने किस पर फोकस किया? अहिंसा पर, नॉन वायलेंस पर फोकस किया। हालांकि दोनों की जो उद्देश्य एक ही था कि हमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो है, हमें जो है इसको जीतना है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के जरिए हमें जो है अपने देश को आजाद करवाना है। दोनों की अप्रोच अलग अलग थी, लेकिन हाँ, दोनों का उद्देश्य एक था। लेकिन अगर यूपीएससी में बोल रहा हूं, अगर आपके समाज में, अगर आप सिविल सेवक बन के जा रहे हैं और उसके बाद अगर किसी सिविल सेवक की अप्रोच अलग अलग है, तो समाज में एक कहीं ना कहीं खाई पैदा हो जाएगी। कहीं वहां पर कहीं ना कहीं आप देखेंगे क्लैश वाली स्थिति होगी, टकराव वाली स्थिति होगी। तो यूपीएससी का और गवर्नमेंट का मानना यह है कि आप सभी की अप्रोच जो हो, जो भी सिविल सेवक हो, किसी भी जाति से हो, किसी धर्म से हो, सबकी अप्रोच एक जैसी हो, सार्वभौमिक अप्रोच हो। ऐसा ना हो कि आप, वो एक तिरंगा मूवी का डायलॉग आपने सुना होगा, मुझे नहीं पता मूवियां देखते हैं या नहीं देखते हैं। तो ब्रिगेडियर साहब हैं और नाना पाटेकर का जो डायलॉग आपने सुना है, तो नाना पाटेकर का मानना यह है, पहले लात फिर बात, जरूरत पड़ने पर मुलाकात। लेकिन ब्रिगेडियर साहब का जो डायलॉग था, यानी राजकुमार जी का, वो ये था कि पहले मुलाकात फिर बात और जरूरत पड़ने पे लात। तो हो सकता है भाई किसी किसी का जो अप्रोच हो, मेथड हो, वो यही हो कि शुरुआत में जाके रख दिया किसी के कान पे, हाँ बता कि अब कौन दोषी है। हो सकता है मामला खराब हो जाए। तो ये जो अप्रोच है ना, इसको चेंज करना है। तो मैंने एग्जांपल रियल लाइफ इसलिए दिया है क्योंकि मूवियां सब देखते हैं, मैं भी देखता हूं, तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। हो सकता है तिरंगा मूवी यहां से सुन के आप लोग देखने जाएं, तो वो यही डायलॉग है। तो यहां पर वही है कि आपको यूनिवर्सल अप्रोच अपनानी। यूनिवर्सल से मतलब आपके भारत में जितने भी सिविल सर्वेंट हैं, जिनको ट्रेनिंग में जो अप्रोच सिखाई गई है, जिसके जरिए उन्हें समस्या का समाधान करना है, उसी अप्रोच का पालन करना है। ऐसा नहीं है कि सीधे सीधे भाई नाना पाटेकर वाली कि जाते जाते लात मार दी, कि हाँ जाते जाते उसमें रख दिए दो चार हाथ, अब बता अब क्या हुआ है। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो ये बात है। सिविल सेवा में जाने वाले उम्मीदवारों का अप्रोच किसी भी समस्या के समाधान के प्रति लगभग एक समान होना चाहिए। अगर अप्रोच सबका अलग अलग होगा तो यकीन मानिए जो गुड गवर्नेंस का गवर्नमेंट का लक्ष्य है वो पूरा नहीं हो पाएगा, कहीं ना कहीं उस लक्ष्य में बाधा आएगी। तो जरूरी यह है कि यहां पर सबका अप्रोच एक समान हो। दूसरी बात यह है, किसी भी समस्या समाधान का अप्रोच इस प्रकार होना चाहिए कि न्यायपूर्ण समाज की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करे। यहां पर मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा, और ये एग्जाम्पल भी आपका एक मूवी से ही है। अभी हाल में ही एक मूवी आई है, जय भीम, नाम सुना होगा और हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने देखी भी हो। तो उसमें जो वकील दिखाया गया है, चंद्रू नाम का वकील है, जो कि बाद में मद्रास हाईकोर्ट के जज भी रहे हैं। तो उनसे एक व्यक्ति, पुलिस का एक व्यक्ति है, वो ये कहता है कि सर चोर तो छोटी जाति में पाए जाते हैं, चोर तो छोटी जाति में पाए जाते हैं। तो वकील यानी चंद्रू का जो रिप्लाई होता है वो ये होता है कि चोर किस जाति में नहीं है भाई, हमारी बड़ी जातियों में क्या है, स्कैम करने वाले पाए जाते हैं, लेकिन चोर तो वो भी हैं, चोर तो वो भी हैं। तो इस तरह की जो पूर्वाग्रह वाली मानसिकता है, इस तरह का कोई नेगेटिव आपके अंदर की विचारधारा बनी हुई है किसी एक वर्ग विशेष के लिए, तो अगर ऐसी विचारधारा लेकर आप किसी पद पर आसीन होते हैं तो यकीन मानिए आप न्यायपूर्ण समाज की स्थापना नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं आप? यानी आपको अपना जो मस्तिष्क है वो ब्रॉड रखना है, वो ब्रॉड लेवल पर ले जाके सोचना है, संकुचित मानसिकता से आपको कार्य नहीं करना है। इसके अलावा आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए वो लोकतांत्रिक होनी चाहिए। लोकतांत्रिक का मतलब क्या है, जो भी लोकतंत्र के मूल्य हैं, जो भी आपके संविधान में मूल्य आपको सिखाए गए हैं, आपके चाहे मौलिक कर्तव्य हों, आपके मूल सिद्धांत हों, नीति निर्देशक तत्व हों, या संविधान के और भी जो उपबंध हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको काम करना है, अपना तरीका ईजाद नहीं करना है। इसके अलावा आपका जो भी दृष्टिकोण हो नागरिक प्रथम का हो। आप प्रथम नहीं है, क्योंकि आप सिविल सेवक किसके बने हैं, नागरिकों के लिए बने हैं। तो आपका उद्देश्य ये हो कि आपके कृत्य से किसी नागरिक को कोई दिक्कत ना हो, तो नागरिक प्रथम का दृष्टिकोण होना चाहिए। इसके अलावा किसी समस्या के समाधान के दौरान सुप्रीम कोर्ट समय समय पर अपने निर्णय देता रहता है, अपनी व्याख्याएं करता है, आपको उनको भी ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करनी है, आप पद पर पहुंच गए, पद पर जाने के बाद आप अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है।
सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जो ट्रेनिंग में सिविल सेवा के जो बुनियादी मूल्य सिखाए गए हैं उनको भी ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है कि वो साइड में पटक दिए हम अपने हिसाब से चल रहे, नहीं, आपको वो भी ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा अगली बात जो सबसे जरूरी है, चूंकि हर समाज में, हर वर्ग में या हर कंट्री में आप देखते होंगे कुछ ना कुछ ऐसे विचारक, समाज सुधारक या धर्म सुधारक होते हैं जो कि अपने समाज के प्रति कुछ ना कुछ उनका योगदान जरूर होता है। हमारे यहाँ भी बहुत सारे हैं, हमारे यहाँ भी बहुत सारे मनीषी हुए हैं, बहुत सारे विद्वान लोग हुए हैं। तो आप जब भी कोई अप्रोच अपनाएं, जब भी किसी समस्या का समाधान करें, तो उन महान व्यक्तित्वों के विचारों का आप पालन करें, उनके दर्शन का सहारा लें, लोगों को समझाएं। उनके जरिए अगर आप उन लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे, विवेकानंद के विचार ले लिए हमने, गौतम बुद्ध के विचार ले लिए, बाबा साहेब अम्बेडकर के विचार ले लिए, तो उससे क्या होगा, उससे आप स्थिति को और ज़्यादा अच्छे तरीके से हैंडल कर पाएंगे, लोगों को अच्छे तरीके से समझा पाएंगे और लोग भी उनकी बातों को समझ पाएंगे। तो ये भी आपको करना है। इसके अलावा हर समस्या के समाधान के दौरान भावनात्मक रूप से संतुलित रहना है। यहां पर मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। भावनात्मक रूप से मतलब क्या है? मान लीजिए आप एक आईपीएस हैं, इंडियन पुलिस सर्विस में आईपीएस हैं, किसी जिले के एसएसपी हैं। आपके सामने एक लेडीज जाती है, बहुत तेजी से रोती होती है कि मेरे साथ ये हुआ है, वो हुआ है, और आप उसका रोना फपकना देखकर आपका मन द्रवित हो जाता है और आप बिना किसी जांच के भावनाओं में बहकर वो जो नाम लेती है उस पर आप कार्रवाई कर देते हैं। तो क्या होगा भाई? ये होगा कोई निर्दोष व्यक्ति जो है वो कई साल तक जेल में रहेगा, उसके ऊपर झूठे केस लग जाएंगे, वो केस ही लड़ता रह जाएगा। तो आपको भावनाओं में नहीं बहना है, आपको रियलिटी क्या है वो रियलिटी चेक करनी है। ये बात आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। यानी कई बार होता है ऐसा कि कई बार हम क्या होता है, किसी का रोना धोना देख के एक बार में डिसाइड कर लेते हैं, हाँ भाई ये वाकई में पीड़ित है, ये तो पीड़ित है ही है, हम ये मान लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। अपनी जो भावनाएं हैं उनको कंट्रोल में रखना है, उसके बाद डिसाइड करना है कि हमें करना क्या है। अब हम देखेंगे इथिक्स विषय पढ़ने की हमारी अप्रोच क्या होगी, कैसे हमें ये विषय पढ़ना है। देखिए, इस विषय को पढ़ने के लिए सबसे पहले तो आपको वैल्यू न्यूट्रलिटी का ध्यान रखना है, ये मूल्य तटस्थता का ध्यान रखना है। अब ये होता क्या है? मूल्य तटस्थ होने का मतलब यहां पर साफ साफ ये है कि अगर अपने मूल्यों के विरुद्ध कोई तर्क आ रहा है तो उसको सहज रूप में सुनना है, स्वीकारना है और अपने कुतर्क वगैरह हैं उनको रोक देना है। इसका मतलब ये होता है, अगर आप अपनी वैल्यूज को लेकर बहुत ज्यादा एग्रेसिव, उग्र हो जाते हैं, यानी कि आप जिहादी या फिदाइन या उग्र टाइप व्यवहार करते हैं, तो आप नई बात नहीं सीख पाएंगे। आपकी नई बात सीखने में एक बाधा उत्पन्न होगी। तो बात कर लेते हैं, यहां पर मूल्य की बात कर लेते हैं। वैसे तो आपका मूल्य जो है एथिक्स में भी है और मूल्य जो है किसी वस्तु में भी होता है। अगर हम पाठ्यक्रम में तो है ही है मूल्य, यानी पाठ्यक्रम में पूरा टॉपिक है मूल्य का, इसके बारे में अलग से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। इसके अलावा बेसिक सा मतलब मूल्य का होता है कीमत, यानी किसी वस्तु के संदर्भ में अगर हम देखें तो किसी कीमती वस्तु में जो है वो उसका क्या है, मूल्य है। वहीं अगर एथिक्स में इसका मतलब देखें तो इसका मतलब निकल कर आता है वे नैतिक आदर्श जिन्हें कोई फॉलो करना चाहता है, जिनका कोई अनुसरण करना चाहता है, वो आपके क्या हो जाएंगे, मूल्य हो जाएंगे। यानी जिनका कोई अनुसरण करना चाहता है वो आपके मूल्य हो जाएंगे। जैसे क्या है आपका ऑनेस्टी, आपका एक मूल्य है, यानी ईमानदारी आपका एक मूल्य है। इसके अलावा टॉलरेंस, सहिष्णुता आपकी एक मूल्य है, ये भी आपका एक मूल्य है। ऐसे बहुत सारे मूल्य हैं, ठीक है। शाकाहारी होना एक मूल्य है, मांसाहारी होना एक मूल्य है, ये मूल्य है आपकी। मूल्यों का निर्माण जो होता है आपके परिवार से होता है, आपके स्कूल से होता है, आपके जो भी समाज है जहां पर आप उठते बैठते हैं वहां से होता है। मूल्य कोई एक दिन में नहीं बन जाते हैं, इनको बनने में सालों लग जाते हैं, पूरा जीवन निकल जाता है, उसमें मूल्य क्रिएट हो पाते हैं। तो यहां पर क्या होता है, मूल्य इतने ज्यादा गहरे भी हो जाते हैं समय के साथ साथ कि इन्हें बदल पाना भी मुश्किल हो जाता है। जैसे फिर से मैं यहां पर एक एग्जाम्पल दूंगा। आपने सुना होगा, मुझे लगता है आप में से सबने सुना होगा, बचपन में मैंने भी सुना था, मेरे इर्द गिर्द जो भी बुजुर्ग लोग थे, जब भी कहीं भूकंप की घटना घटित होती थी तो उनके मुंह से यही शब्द निकलता था कि जो पृथ्वी है हमारी वो गाय के सींग पर टिकी हुई है और गाय जब थक जाती है तो अपना सींग बदलती है, इस वजह से धरती में कंपन उत्पन्न होता है। कुछ लोगों का मत ये था कि धरती जो है वो कैसी है, एक नाग के फन पे रखी हुई है और नाग जब थक जाता है तो अपना फन हिला देता है, इस वजह से भूकंप आ जाते हैं। एक ये था। कुछ धर्मों में ये भी तर्क दिया गया है कि धरती क्या है, गोल नहीं है, चपटी हुई है, तस्तरी की भांति है, ये भी बोला गया है, आप सब लोग जानते हैं। अगर ऐसे किसी व्यक्ति को आप ये समझाएंगे कि वैज्ञानिक रिसर्च ये कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई गाय नहीं खड़ी है, कोई सांप नहीं है या पृथ्वी चपटी नहीं है, वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मूल्य उनके क्या है, उनके धर्मों से जुड़े हुए हैं, यानी उन्होंने वो जो मूल्य ग्रहण किए अपने धर्मों से, जो धर्म के उनके साहित्य हैं वहां से ग्रहण किए हैं। उनको बदल पाना इतना मुश्किल है, आप नहीं बदल पाएंगे। यानी आप 70-80 साल के व्यक्ति के मूल्य को अचानक से बदलना चलेंगे तो बहुत बाधा उत्पन्न होगी। हो सकता है वो आप में 2-4 हाथ धर दे, आपको भी अपने मूल्य बदलने में दिक्कत होगी। लेकिन चूंकि आप अभी लर्निंग माइंड में हैं, यंग एज में लर्निंग माइंड में हैं,
तो यहाँ पे प्रबल संभावना है कि आप तो अपने मूल्य बदल पाएंगे। अगर आप थोड़ा सा मस्तिष्क का उपयोग करेंगे, थोड़ा सा आप जो है भावनाओं में ना बहेंगे, तो आप अपने यकीन मानिए अपने मूल्यों को बदल पाएंगे, यानी आप वैल्यू न्यूट्रल हो पाएंगे। तो आई होप आप लोग मूल्य तटस्थता का मतलब यहाँ पे समझ गए होंगे। अब दूसरा इसमें आता है रीजनिंग माइंड, तार्किक मस्तिष्क। देखिए, तार्किक मस्तिष्क का मतलब ये है कि किसी भी बात को, यानी कोई विचार आया, उसको सोचना, समझना, उसके बाद उसको एनालिसिस करना, तब किसी निष्कर्ष पे पहुंचना। यानी हमें तार्किक रूप से सोचना है। ऐसा नहीं है भावनाओं पर नहीं सोचना है, दिल से नहीं सोचना है, नहीं, लॉजिकली सोचना है, रीजनिंग माइंड से सोचना है, तभी हम किसी निष्कर्ष पे पहुंच पाएंगे। अगला आ जाता है बैलेंसिंग माइंड। बैलेंसिंग माइंड का संबंध जो है आपका भावनाओं से है, यानी आपको अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखना है। कई बार क्या होता है, मैंने अक्सर देखा है, 3-4 साल मुझे हो गए यूट्यूब से जुड़े हुए, मैं देखता हूँ मेरी कोई वीडियो होती है, मेरा कोई स्टेटमेंट होता है, और वो स्टेटमेंट पूरा भी नहीं हो पाता है, उससे पहले जो बंदा है वो कमेंट कर देता है कि सर आपने ये बात बोली तो बोली कैसे। तो ये क्या आपकी भावनाएं हैं, आपने एकदम भावनाओं में बह के कोई बात पूरी सुनी भी नहीं, उससे पहले आपने कमेंट में मुझे गालियां दे दी। आपको ये नहीं करना है, आपको बैलेंसिंग माइंड होकर पूरी बात सुननी है, रीजनिंग माइंड से उस पर विश्लेषण करना है, एनालिसिस करनी है, ठीक है, वैल्यू न्यूट्रल होना है, उसके बाद किसी निष्कर्ष पे पहुंचना है। समझ रहे हैं आप, तभी आप इस सब्जेक्ट को इसको ग्रहण कर पाएंगे। अंतिम आता है इसमें कॉन्टिनम अप्रोच, यानी सातत्य अप्रोच। सातत्य अप्रोच को समझने से पहले एक शब्द और आता है, डायकोटोमी। डायकोटोमी का मतलब जो होता है, ये होता है द्वैध मानसिकता। द्वैध यानी किसी चीज को दो हिस्सों में बांटकर देखने की आदत। मान लीजिए किसी चीज को हम दो हिस्सों में बांटकर देख रहे हैं, उसको कहते हैं द्वैध या डायकोटोमी बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं यहां पर दूंगा कि आप अगर सोचें कि मैथ वाले माइंड से, मैथमेटिक्स वाले माइंड से हम इथिक्स के जो सवाल हैं उनका हल ढूंढ लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे एग्जैक्ट आपको उत्तर यहाँ पे नहीं मिलने वाला, एग्जैक्ट सॉल्यूशन यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलने वाला, ठीक है। उसी तरह से आप इथिक्स वाले माइंड से मैथ के सवालों को हल नहीं कर सकते, दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। डायकोटोमी अप्रोच जो है, द्वैध अप्रोच, यही कहती है कि आप मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है। अब डायकोटोमी में क्या है, चूंकि द्वैध अप्रोच है, तो आपने एक डायकोटोमी द्वैध में क्या मान लिया, एक अच्छा है और दूसरा है पक्ष जो है बुरा है। तो आपने ए के बारे में अपनी राय बना ली कि ये वाला जो ए वाला व्यक्ति बुरा है। क्या आप ये कह सकते हैं कि हर आदमी बुरा होता है? क्या उसमें अच्छाई का बिल्कुल अंश नहीं होता है? या आप बहुत ज्यादा अच्छे हैं, आप तो कोई बुराई नहीं है? यानी आप ये निष्कर्ष पे पहुंचेंगे हर आदमी अच्छा है, हर आदमी बुरा है। यानी अच्छाई और बुराई के एक स्केल के बीच में है। हो सकता है कि उसके अंदर 60% अच्छाई हो और 40% बुराई हो। यानी ना तो कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा अच्छा है और ना ही कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बुरा है, यानी वो एक स्केल पर है, एक बीच में है। तो सातत्य अप्रोच आपकी यही कहती है कि जो भी आप करेंगे उसमें आप क्या है, व्यक्ति का जो भी उसके अंदर गुण है, ऐसा नहीं है कि जैसे सोच बना ली, वो कमीना है, नालायक है, बिल्कुल बुद्धिहीन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एक स्केल पर, यानी जैसे कि वो हो सकता है थोड़ा बहुत नालायक भी हो, लेकिन कुछ अच्छाई भी उसमें होगी। हो सकता है वो बिल्कुल बुद्धू हो, यानी उसमें बिल्कुल दिमाग ना हो सकता है दिमाग नहीं है फिर भी उसकी कला बहुत अच्छी है, आर्ट्स बहुत अच्छी है, यानी बहुत अच्छी कलाकारी करता है। तो आपको केवल उसका एक पक्ष नहीं देखना है, उसके दोनों पक्ष देखने हैं। समझ रहे हैं आप, किसी एक पक्ष को लेकर अपनी राय नहीं बनानी है, उसके विविध पक्षों को देखना है, तभी आप उसकी जो है सब्जेक्ट को ग्रहण कर पाएंगे। तो वही यहां पर भी है, आप इस सब्जेक्ट को ग्रहण करने के लिए कोई एक पक्ष नहीं देखेंगे कि हमने एक पक्ष पकड़ लिया कि सर ने दलित शब्द बोल दिया, क्यों बोल दिया, सर ने जो सबड़ शब्द बोल दिया, क्यों बोल दिया, आपने सबड़ों का एग्जाम्पल कैसे दे दिया। अगर आप एक पक्ष पकड़ कर रह गए तो आप ये पढ़ नहीं पाएंगे, और यही नहीं पढ़ पाएंगे, आप कोचिंग में भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो आपको करना क्या है, आपको ये सब जो अप्रोच है इन सबको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप ये पेपर पढ़ पाएंगे। अन्यथा मेरा पढ़ाना और आपका पढ़ना व्यर्थ जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो आई होप यहां तक आपको बातें क्लियर हुई होंगी। अब आगे हम ये देख लेते हैं एथिक्स का सिलेबस। वैसे तो आपको मैंने यूपीएससी वाला सिलेबस भी दिखा दिया है स्टार्टिंग में, हालांकि हम अपनी सुगमता के लिए आपको यहाँ पे एथिक्स का सिलेबस दिखा देते हैं दोबारा, और यहाँ पे पूरा नहीं दिखाते हैं, हम टॉपिक वाइज दिखा देते हैं, क्योंकि इन टॉपिकों पर हमारे लेक्चर आएंगे, आप उन लेक्चरों से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो आपका पहला आ जाएगा इंट्रोडक्शन ऑफ एथिक्स, एथिक्स का परिचय, एथिक्स का मानवीय सहसंबंध क्या है, एथिक्स कैसे आपके जीवन में काम करेगा, ये सब चीज़ों के बारे में हमारे लेक्चर आएंगे, आपको पूरा पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद जो एटीट्यूड है, अभिवृत्ति है, इसके बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। आपने देखा होगा बहुत एटीट्यूड दिखा रहा है, बहुत एटीट्यूड है उस लड़की में, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में रहता है। तो अभी उसका भी जो आपने गलत धारणा पाल रखी है उसका भी मैं निराकरण करूंगा। तो एटीट्यूड पर पूरा टॉपिक है, वो पढ़ने को मिलेगा। इसके अलावा आपका एप्टीट्यूड प्लस वैल्यूज हैं, जो भी मैंने बात कर रहा था वैल्यू की, वैल्यू न्यूट्रलिटी की, तो आपको वैल्यू यानी मूल्य भी पढ़ने को मिलेंगे, साथ में अभिरुचि भी पढ़ेंगे आप। इसके अलावा जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता है, जिससे यानी कहते हैं भावनाओं में बहना,
तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता का भी आप अध्ययन करेंगे, ये भी आपका पूरा एक टॉपिक है। और लगभग देखिए, चूंकि क्लासरूम की अपेक्षा क्लासरूम में तो वहाँ पे समय भी ज़्यादा होता है, इंटरेक्शन भी होता है, यहाँ पर आपका लिमिटेड समय होगा, यहाँ पर मैं लेक्चर को ज़्यादा नहीं खींचूंगा, पॉइंट टू द पॉइंट में चलूंगा, एग्जाम्पल भी साथ के साथ दूंगा। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो जो टॉपिक है वो 6 से 7 लेक्चर में कवर हो जाए, यानी उसका जो कंटेंट है लगभग 30 मिनट का कंटेंट है, 30 से 35 मिनट का, और 6 से 7 लेक्चर में एक टॉपिक आपका कवर हो जाए। मैं पूरी कोशिश यही करूंगा। इसके अलावा फिलॉसफी और एथिक्स पढ़ना है, यानी नैतिकता का दर्शन पढ़ना है। अगला है एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स है, प्रशासनिक नैतिकता पढ़नी है। करप्शन पढ़ना है, भ्रष्टाचार पढ़ना है, यानी भ्रष्टाचार क्यों होता है, क्या कारण है, इसका निवारण कैसे होगा, ये सब पढ़ेंगे। इसके अलावा सबसे ज़्यादा रोल जो है इसमें है केस स्टडी का है, यानी ये सब जो है आपका क्या है, ये सब थ्योरी वाला पोर्शन है, यानी ये सब थ्योरी से है, और ये आपका क्या है, एक तरह से कह सकते हैं प्रैक्टिकल वाला पोर्शन है। यानी यहाँ पर जो सब पढ़ेंगे थ्योरी के रूप में, प्रैक्टिकल यहाँ पर आप करेंगे। आपके पेपर में यूपीएससी मेंस में केस स्टडी का रोल हाफ है, यानी कह सकते हैं लगभग 125 नंबर की ये आती है, 125 नंबर की। लेकिन केस स्टडी आप तभी कर पाएंगे जब आप ये पढ़ पाएंगे। आप डायरेक्ट केस स्टडी पे चलेंगे तो आप केस स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर ये है कि पहले आप थ्योरी पूरी कवर कर लें, उसके बाद केस स्टडी पर जाएं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको एथिक्स का सिलेबस समझ में आ गया होगा। अब हम आगे ये देख लेते हैं कि जो टॉपिक आपके हैं इनका विभिन्न विषयों से संबंध क्या क्या है। जैसे साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी की एक ब्रांच होती है सोशल साइकोलॉजी, सामाजिक मनोविज्ञान। तो सामाजिक मनोविज्ञान से यहाँ पर आपके 3 टॉपिक हैं। टॉपिक नंबर 2 एटीट्यूड, अगला एप्टीट्यूड और वैल्यू, अगला चौथा वाला जो है इमोशनल इंटेलिजेंस। ये सब आपके साइकोलॉजी से आते हैं। फिलॉसफी से देखिए, यहाँ पर आप ये देखेंगे आपके एथिक्स में 4 विषयों का रोल बहुत अहम है, 4 सब्जेक्टों का रोल अहम है, उसमें साइकोलॉजी का सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो साइकोलॉजी से आपके यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 टॉपिक आ रहे हैं। कौन कौन से, एटीट्यूड आ रहा है, एप्टीट्यूड और वैल्यू आ रही है, इमोशनल इंटेलिजेंस आ रही है। अगला जो है फिलॉसफी जो सब्जेक्ट है, इससे आपको यहाँ पे 5वां टॉपिक पढ़ने को मिलेगा, फिलॉसफी और इथिक्स, ये पढ़ेंगे आप। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से आपको पढ़ने को मिलेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव इथिक्स पढ़ने को मिलेगा, करप्शन पढ़ने को मिलेगा। इसके अलावा जो सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजी का रोल यहाँ पे सबसे ज़्यादा कम है। सोशियोलॉजी वाला जो है ना सब्जेक्ट है, वो आपके टॉपिक 1 में है, इंट्रोडक्शन ऑफ इथिक्स है। तो मूल्य विकसित करने में परिवार और समाज की जो भूमिका है, तो वहाँ पर आप थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर देख लिया होगा कि कौन सा टॉपिक किस विषय से संबंधित है, ये भी आपने यहाँ पर देख लिया है। आगे बढ़ते हैं, केस स्टडी कहाँ से बनती है, केस स्टडी बनने का कारण क्या है, वो भी हम देख लेते हैं। केस स्टडी, डायरेक्ट केस स्टडी आपकी जो बनती है, ये बनती है एप्टीट्यूड और वैल्यू से आती है, एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यू से आती है, और टॉपिक नंबर 7 जो करप्शन से आती है। हालांकि कभी कभी आपकी ये जो केस स्टडी है ये टॉपिक नंबर 2 और टॉपिक नंबर 4 से भी आ जाती है, लेकिन डायरेक्ट नहीं आती है, इनडायरेक्ट रूप में आती है। हालांकि इन तीनों से हमेशा ये डायरेक्ट रूप में आती है। अब हम इथिक्स के अध्ययन में प्रयुक्त होने वाले कुछ सामान्य शब्द देखेंगे, और हम ये क्यों देखेंगे, इसके रीजन ये है इसका कि आप जैसे जैसे इथिक्स के लेक्चर देखेंगे उन सब में ये शब्द कहीं ना कहीं घुमा फिरा के आ जाएंगे, और अगर आपको इनका अर्थ पता नहीं होगा, इनका सेंस पता नहीं होगा, तो हो सकता है वहां पर आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो, समझने में दिक्कत हो, आप कुछ का कुछ समझ जाएं। तो बेटर ये है कि आप इसके अर्थ को पहले ही देख लें। सबसे पहला आता है एटीट्यूड। एटीट्यूड का जो अर्थ है वो हमेशा आप किस रूप में लेते हैं, बदतमीजी के रूप में लेते हैं। आपने यही देखा होगा कि भाई बहुत एटीट्यूड है उसमें, उसने अगर थोड़ा सा ऊंची आवाज में बात कर दी तो आपके मन में ही आता है बहुत एटीट्यूड वाला है, बहुत एटीट्यूड वाली है। लेकिन वास्तव में आप जो इस तरह का जो स्टेटमेंट देते हैं ये गलत है, ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं पूरी तरह से गलत है। एटीट्यूड का सही अर्थ जो होता है उसका मतलब होता है रुझान, यानी किसी के प्रति सकारात्मक और नकारात्मक रुझान का होना अभिवृत्ति है, एटीट्यूड है। जैसे मान लेते हैं किसी रंग के प्रति आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है, किसी रंग के प्रति आपका नेगेटिव एटीट्यूड है, यानी कुछ रंग आपको पसंद है, कुछ रंग आपको नहीं पसंद है। कोई सब्जी आपकी फेवरेट है, कोई सब्जी आपकी फेवरेट नहीं है, ये भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए करेला कुछ लोगों को पसंद नहीं है, कुछ को बहुत ज़्यादा पसंद है। अब जिनको बहुत ज़्यादा पसंद है तो उनका करेला के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड है, जिनको नहीं पसंद है उनका जो करेला के प्रति क्या है, नेगेटिव एटीट्यूड है। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। यानी एटीट्यूड का मतलब है सही अर्थ क्या है, रुझान। तो आज से आप इसका अर्थ बदतमीजी के रूप में नहीं लगाएंगे। तो इसकी परिभाषा हो गई किसी भी वस्तु, व्यक्ति या विचार के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक रुझान का होना अभिवृत्ति है। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। अब आ जाती है अगली बात, आ जाती है एप्टीट्यूड की, यानी अभिरुचि। अभिरुचि का जो आसान सा मतलब है वो है प्रतिभा या योग्यता, प्रतिभा या योग्यता। अब अभिरुचियां जो होती हैं आपकी ये जन्मजात होती हैं, यानी कि पैदा होते ही हो जाती, आपके साथ आ जाती हैं।
हालांकि बाद में इनको अभ्यास के द्वारा और ज़्यादा विकसित किया जाता है और ज़्यादा निखारा जाता है, लेकिन ये जन्मजात होती हैं। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति में प्रतिभा कितनी भी हो और उसे प्रशिक्षण नहीं दिया गया तो प्रतिभा किसी काम की नहीं है। यानी अगर प्रशिक्षण मिल जाता है तो हमें सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर भी मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। यहाँ पर एग्जाम्पल हम देते हैं लता मंगेशकर जी का, लता जी का। अब मान लेते हैं लता जी का जो स्वर है, लता जी की जो आवाज़ है, अगर वो मधुर नहीं होती, आवाज़ में कह सकते हैं जो है पतलापन, या कह सकते हैं जो आवाज़ में स्वर है उनका अच्छा नहीं होता, तो क्या वो गायिका बन पाती? नहीं बन पाती। भाई उनमें एक जन्मजात प्रतिभा ये थी कि वो उनका जो स्वर था बहुत अच्छा था, उनकी जो वाणी थी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, और उन्हें जब अभ्यास करवाया गया तो आप देख पा रहे हैं स्वर कोकिला बन गई, यानी कि एक अच्छी खासी गायिका के रूप में प्रसिद्ध हुई। उसी तरह से मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी भाषा बहुत ज़्यादा कह सकते हैं भद्दी है, भाषा बहुत ज़्यादा कह सकते हैं भारी है। अब आप उसको कितना भी अभ्यास करवा लें, क्या वो गायक बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, वो गायक नहीं बन पाएगा। यानी अभ्यास से वो ये प्रतिभा नहीं सीख पाएगा, अभ्यास से वो उसमें ये योग्यता नहीं आ पाएगी, चाहे कितना भी अभ्यास करवा लें। यानी हर किसी में हमें ये मानना पड़ेगा, हर किसी में कुछ जन्मजात प्रतिभाएं या योग्यताएं विद्यमान हैं, उसी के आधार पर हम उनको ट्रेन करके उसको आगे विकसित कर पाते हैं। अब एक एग्जाम्पल और है, जैसे मान लेते हैं आपके सामने एग्जाम्पल है विराट कोहली का। अब विराट कोहली में अभिरुचि थी, यानी एक एप्टीट्यूड था, आपने उसको ट्रेन किया, ट्रेन करने से अच्छा प्लेयर बन गया। अब मान लीजिए विराट कोहली को कोई अच्छे कोच नहीं मिल पाते, या क्रिकेट के कोई अच्छे कोच उन्हें ट्रेन नहीं करते, तो क्या वो अच्छे क्रिकेटर बन पाते? नहीं बन पाते। तो यहां पर वही निकल कर आया कि जब तक आपके अंदर प्रतिभा है, और प्रतिभा आपको पता नहीं है कि हमारे अंदर क्या प्रतिभा है, और उसे ट्रेन करने वाला कोई नहीं है, तो उस प्रतिभा का कोई मतलब नहीं निकल कर आएगा। आपको पता होना चाहिए आपके अंदर क्या प्रतिभा है, और सामने वाला ट्रेन करने वाला आपको होना चाहिए, तभी आप अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल कर पाएंगे। वरना पूरा जीवन निकल जाता है, लोगों को पता ही नहीं चलता है कि उनके अंदर क्या प्रतिभा है। लोग केवल भ्रांतियों में जीते हैं। अब जैसे मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ, यानी मैं सब्जेक्ट आपको पढ़ा रहा हूँ, अपना एग्जाम्पल दे देता हूँ। देखिए मैंने बचपन से अभ्यास किया बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे पापा ने और टीचरों ने बहुत कोशिश करवाई कि आप मैं पढ़ने में बहुत अच्छे हो, लेकिन आपका राइटिंग बहुत गंदा है। हर किसी का आज तक यही सवाल रहता है कि पढ़ने में आप परफेक्ट हो हर जगह, लेकिन राइटिंग पे सुधार क्यों नहीं किया। लेकिन मेरे साथ बचपन से इस दिक्कत ये रही है, मैं बहुत तेज़ी से लिख नहीं पाता हूँ, बहुत तेज़ी से लिखने का प्रयास करता हूँ, राइटिंग अच्छा नहीं आता है। एक सबसे बड़ा रीजन यही रहा यूपीएससी मेंस में मेरा फ्लॉप होने का, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का मेरा टाइम है बहुत ज़्यादा हो जाता है, और उतने टाइम में क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट नहीं हो पा रहे थे। सबसे बड़ा रीज़न ये रहा। वहीं अगर मुझे लैपटॉप दे दो, आप सिस्टम दे दो, मैं टाइपिंग फ्लुएंटली कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आती, आंख बंद करके भी मुझसे टाइप हो जाएगा। तो ये क्या है? ये जन्मजात कहीं ना कहीं प्रतिभा है। आप कितना भी प्रैक्टिस करवा लो, नहीं चल रहा है हाथ तो नहीं चलेगा। ये मैंने अपने ऊपर ये अप्लाई किया, आप भी देखते होंगे कुछ चीज़ें हैं। आप कितना भी किसी को, मान लीजिए किसी का गला खराब है या कोई व्यक्ति कोई और उसमें दोष है, और आप कितना भी प्रैक्टिस करवा लो, वो उस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो यही चीज़ें हैं, हर किसी के अंदर अपनी एक जन्मजात अभिरुचि या योग्यता या प्रतिभा है, और उसे अगर हम ट्रेंड कर देंगे तो हमें सकारात्मक परिणाम मिलेगा। दूसरी बात यह है कि हमें ये पता होना चाहिए उस व्यक्ति में क्या प्रतिभा है, ये भी तो पता होना चाहिए। अब प्रतिभा के बारे में पता ही नहीं है, आप किसी और चीज़ की ट्रेनिंग दे रहे हो, उसके अंदर प्रतिभा किसी अलग चीज़ की है, तो दिक्कत आएगी, तो वो व्यक्ति सीख नहीं पाएगा, उसमें निपुण नहीं हो पाएगा। वैल्यू, देखिए मूल्य के बारे में, जिसके बारे में वैल्यू न्यूट्रलिटी के बारे में पढ़ा था हमने, तो वही मूल्य यहाँ पर भी आ गया। मूल्य का मतलब है अच्छे या बुरे के लिए वरीयता दर्शाते हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है। और मूल्य के बारे में आपने देखा है कि मूल्य वस्तुतः अच्छे या बुरे और वांछनीय या अवांछनीय के संबंध में एक व्यक्ति के भीतर महत्वपूर्ण और स्थायी विश्वास या विचार हैं। कहाँ से मिलते हैं हमें ये? बाह्य वातावरण से, परिवार से, आपके एक्सपीरियंस से, ये सब एकत्रित होते हैं। और जैसा कि मैंने मूल्य के बारे में वहाँ पर ही बहुत डिटेल में लेक्चर दे दिया था कि मूल्य 1 या 2 दिन में नहीं बनते हैं, इनके बनने में टाइम लगता है। जिसके मूल्य बन जाते हैं उनको बदलने में भी बहुत टाइम लगता है, उसके रीजन भी मैंने वहाँ पर दिए थे। अगली आ जाती है भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस। हालांकि इसके बारे में भी हम वहाँ पे डिटेल में आगे पढ़ेंगे। इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो इंटेलिजेंस है यानी समझदारी है, यानी अगर आप समझदार हैं तो जीवन में आने वाली किसी बाधाओं को आप सुलझा लेंगे। अब अगर आप समझदार नहीं हैं, नासमझ हैं, तो आप क्या करेंगे? किसी भी बाधाओं, कोई भी बाधा आई उसके प्रति पहले से ही अपने आप को गिव अप कर देंगे, पहले से ही अपने आप के हथियार डाल देंगे। तो आपको समझदारी दिखानी है। समझदारी में ही एक शब्द और जुड़ जाता है, इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी भावनात्मक बुद्धिमत्ता, यानी अपनी और दूसरों की जो भावनाएं हैं इनको समझने और संभालने की जो समझदारी है वो आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस है। यानी किसी भी काम को, किसी समस्या को हल करते समय भावनात्मक रूप से अपने आप को भी संतुलित रखें और सामने वाला जो व्यक्ति है उसकी भावना को समझें,
और संभालें। तो ये आपकी हो जाएगी इमोशनल इंटेलिजेंस यानी भावनात्मक बुद्धिमत्ता। अब देखिए एक यहां पर पांचवा शब्द है कंसाइंस, अंतरात्मा की आवाज। इसके बारे में संभवतः जो लोग बीएड या बीटीसी किए हुए हैं उन्होंने पढ़ा होगा। ये सिगमंड फ्राइड का जो मनोविश्लेषण सिद्धांत है वहां से संबंधित है। अंतरात्मा की आवाज ये वहां से संबंधित है, आपने पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा होगा तो आगे इस पर भी हम डिस्कस करेंगे, टेंशन ना लें। तो कई बार क्या होता है, कुछ चीजें हम कोई काम करने जा रहे होते हैं और हमारा अंदर से कहते नहीं है, दिल गवाही नहीं दे रहा है मेरा ये काम करने का, मेरा अंदर से आवाज नहीं आ रही है कि ये काम करें, है अंदर ही अंदर एक अंतर्द्वंद चलता है, कॉन्फ्लिक्ट होती है कि भाई ये काम नहीं करना है, ये काम बहुत गलत है। होता है नहीं होता है? तो सिगमंड फ्राइड का जो मनोविश्लेषण सिद्धांत है उसमें 3 पक्ष होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है इड, दूसरा है ईगो और दूसरा है सुपर ईगो, तीसरा है सुपर ईगो। ये 3 पक्ष हैं। अब देखिए सुपर ईगो जो पक्ष है ये बहुत ज्यादा नैतिकतावादी पक्ष है, यानी बहुत ज्यादा नैतिकतावादी। अगर किसी व्यक्ति के अंदर सुपर ईगो आ गया तो हो सकता है वो जीवन जी ना पाए, बहुत ज्यादा नैतिक हो जाएगा, यानी वो पानी भी नहीं पी पाएगा, उसे लगेगा पानी में भी कीटाणु है, अगर हम ये पी लेंगे तो कीटाणु मर जाएंगे। समझ रहे हैं आप? सुपर ईगो इतना नैतिकतावादी पक्ष है। इड पक्ष जो है कह सकते हैं राक्षसी प्रवृत्ति वाला पक्ष है, यानी कह सकते हैं पैशाचिक प्रवृत्ति वाला पक्ष है कि हमें चाहिए ही चाहिए, कुछ भी हो जाए हमें चाहिए ही चाहिए। ईगो वाला जो पक्ष है वो वास्तव में इन दोनों में संतुलन करता है, इड में भी और सुपर ईगो में भी। और हम ईगो के जरिए ही हम क्या करते हैं, कोई डिसीजन या किसी कॉन्फ्लिक्ट का निराकरण करते हैं। तो जीवन में हमारे जितने भी हम जो कोई भी मामले सॉल्व आउट करते हैं, मामले निस्तारित करते हैं, वो ईगो का सहारा लेकर करते हैं। समझ रहे हैं आप? सुपर ईगो का सहारा लेंगे, बहुत ज्यादा नैतिक बन जाएंगे तो भी काम नहीं चलेगा, बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं राक्षसी या बुरी प्रवृत्ति के बन जाएंगे तो भी काम नहीं चलेगा। तो हम एक मध्यस्थ वाला मार्ग निकालते हैं जिसमें कुछ बातें बुरे पक्ष से भी आ जाती हैं, कुछ आपके नैतिक पक्ष से भी आ जाती हैं और ईगो के जरिए किसी समस्या का समाधान हो जाता है। तो आप घबराइए नहीं, सिगमंड फ्राइड का जो मनोविश्लेषण सिद्धांत है वो भी हम आगे आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। तो आप ये सब चीजें समझ गए होंगे। तो इसी के साथ आपका ये पहला वाला इंट्रोडक्शन यानी परिचय वाला वीडियो पूरा समाप्त हो जाता है। आई होप, देखिए मेरी इसमें बहुत सारी बातें नहीं, कहानी किस्सों के रूप में नहीं, और आपको आगे भी, क्योंकि एथिक्स विषय ही ऐसा है, इसमें कहानी किस्सों के बिना काम नहीं चलेगा। रियल लाइफ में भी आपके एग्जाम्पल देने पड़ेंगे, जातिगत एग्जाम्पल भी दिए जाएंगे, धार्मिक एग्जाम्पल भी दिए जाएंगे। तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ने, सुनने, समझने को मिलेंगी। तो आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए आपका ये वाला वीडियो एकमात्र ऐसा वीडियो है, यानी एकमात्र ये वाला सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए मुझे 6 सोर्सेस उठाने पड़े हैं। ये अब तक के चैनल के इतिहास में एक बहुत बड़ी बात है, मैंने कभी 2 या 3 सोर्स से ज़्यादा नहीं उठाए हैं। आज मैं बता दे रहा हूँ, इस लेक्चर को डिले करने का रीजन सबसे बड़ा ये रहा कि इसमें सबसे ज़्यादा मुझे रिसर्च करनी पड़ रही, सबसे ज़्यादा मुझे किताबों के पढ़ने पलटने पड़ रहे हैं। यानी मान लीजिए एक किताब में कुछ बात कही गई है लेकिन उसका जो व्याख्या है ढंग से दूसरे में दी गई है, एग्जाम्पल तीसरे में दिया गया है। तो मुझे ऐसे करके 6 सोर्स उठाने पड़े, जिसमें आपके दृष्टि, ध्येय, जीएस वर्ड, विजन आईएएस, इसके अलावा आपकी लेक्सिकॉन वाली बुक है, जी सुब्बा राव वाली बुक्स है। ये 6 मुझे सोर्स हैं। इन 6 सोर्सों को रखकर, ध्यान में रखकर मैं ये लेक्चर या सीरीज आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। तो आप समझ सकते हैं मेरी इसमें एक बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट बस इतनी है कि मेरी मेहनत को पानी में मत जाने दीजिए, यानी इतना तो कीजिए कम से कम इस वीडियो को लोग देखें, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा इस पर व्यू मिलें, क्योंकि व्यू मिलने से और कुछ नहीं होता है, अर्निंग से मतलब नहीं है। सबसे बड़ा मतलब होता है एक खुशी मिलती है, एक कह सकते हैं एक संतुष्टि मिलती है कि मेरे पढ़ाने से लोग संतुष्ट हो रहे हैं, मेरे पढ़ाने से लोगों को लाभ मिल रहा है, एक खुशी मिलती है अंदर से, कुछ अच्छा करने का जो मन होता है, कुछ और बेहतर करने का मन होता है। तो आप लोगों से गुजारिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। आपके अंदर जो भी डाउट चल रहे हैं या जो भी आपके सजेशंस हैं आगे के लिए, वो भी मुझे कमेंट में बताएं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।